हेलो बच्चों। तो कैसे हो भाई आप सभी, और आप सभी की भाई तेरे सबकी अच्छी चल रही है। तो भाई बच्चों, आज मैं आपको कराऊंगा परमाणु कक्षकों की आकृति। जो आपके परमाणु कक्षक है उनकी आकृति किस प्रकार की होती है। आपने पढ़ा है भाई, एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है। तो उनकी आकृति किस प्रकार किसकी होती है भाई, उसको आज देखेंगे भाई बच्चों। ठीक है भाई, मतलब जो इनके अंदर कक्षक होती है वे किस प्रकार से फील होते हैं, किस प्रकार से नहीं, उनको आज समझेंगे भाई बच्चों। देखो भाई बच्चों, मैंने आपसे अब से पहले क्वांटम संख्या, चारों क्वांटम संख्या अच्छे से करा दी है। तो ये लेक्चर देखने से पहले उसको भाई जरूर कर लेना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है भाई। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं चारों क्वांटम संख्या पर। ठीक है भाई, तो आज देखेंगे हम परमाणु कक्षकों की आकृति। देखो भाई बच्चों, परमाणु कक्षकों की आकृति देखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ भाई, साई साई क्या होता है। साई होता है भाई ये त्रिशूल सा साई। अगर ये साई है भाई, कहीं पर ये साई लिख रहा है ओनली, ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी कक्षक की तरंग प्रकृति को, मतलब तरंग को निर्देश करता है भाई। जो आपकी भाई तरंग फलन होते हैं उसको, मतलब तरंग फलन क्या होता है भाई आपको पता है भाई, तरंगे तरंगे कि यहाँ पर ये इस प्रकार के तरंगे होंगे भाई। ठीक है, ये निर्देश करता है निर्देश करता है बच्चों तरंग को, तरंगों को। किसको भाई बच्चों, तरंगों को। और बच्चों अगर कहीं पर लिखा हो जाए साई का स्क्वायर, साई का स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ये प्रायिकता को रिप्रेजेंट करता है किसी भी एस ब्लॉक की, पी ब्लॉक की, डी ब्लॉक की, कि यहाँ पर एस ब्लॉक की प्रायिकता पाई जाने की है भाई। भाई कहीं पर अगर डी ब्लॉक है तो उसके पाए जाने की प्रायिकता ये है, कहीं पर एफ ब्लॉक है तो उसके पाए जाने की प्रायिकता ये है भाई बच्चों। तो प्रायिकता को बताता भाई, प्रायिकता प्रायिकता को बताता है बच्चों। क्या बताता है भाई बच्चों, प्रायिकता को, पाई जाने की प्रायिकता की यहाँ पर एस ब्लॉक के तत्व, मतलब एस ब्लॉक के कक्षक यहाँ पर यहाँ पर पाए जाएंगे, पी ब्लॉक के यहाँ पर पाए जाएंगे। तो प्रायिकता को रिप्रेजेंट करता है भाई बच्चों। ठीक है भाई बच्चों, तो ये प्रायिकता को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख रहे हैं भाई हम परमाणु कक्षकों की आकृति। जो आपका परमाणु कक्षक है भाई, एस ब्लॉक है उसकी आकृति कैसी होगी, पी ब्लॉक है उसकी आकृति कैसी होगी, डी ब्लॉक है उसकी आकृति क्या होगी, एफ ब्लॉक उसकी आकृति कैसी होगी बच्चों। देखो भाई, एस ब्लॉक की आकृति समझाता हूं मैं पहले, सबसे पहले आपको। किसकी भाई बच्चों, एस ब्लॉक की आकृति, ब्लॉक की आकृति, या एस उपकोष लिख दो भाई, ब्लॉक को छोड़ के एस उपकोष, उपकोष की आकृति। तो भाई बच्चों आपको मैं समझा रहा हूं एस उपकोष की आकृति। इनकी आकृति किस प्रकार की होती है, किस प्रकार की नहीं। देखो भाई बच्चों, आपका जो नाभिक होता है भाई, मान लिया भाई नाभिक है बच्चों, क्या है भाई, नाभिक है। तो इसके चारों ओर एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा, सब चीजें होगी भाई बच्चों, एफ भी होगा। तो अगर मैं एस वाले की आकृति ढूंढने की कोशिश करूं तो भाई इसके चारों इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की डेंसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भाई पाया जाता है इसके चारों ओर भाई, इस प्रकार भाई। इसको हटा दो एक मिनट भाई। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की डेंसिटी देख लेंगे भाई हम। ये इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है भाई बच्चों इसके चारों इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की भाई डेंसिटी है भाई बच्चों। ये देखो, ये डेंसिटी है भाई बच्चों। चलो डेंसिटी होती जा रही भाई, ये डेंसिटी होती जा रही। ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की भाई बच्चों क्या है, डेंसिटी है, घनत्व है ये। फिर थोड़ी देर बाद भाई बच्चों कम कम होते जा रहे, ये कम कम होते जा रहे भाई, कम कम होते जा रहे, इनकी आकृति भाई कम होती जा रही। फिर धीरे धीरे भाई फिर बढ़ने लगा इनका आकृति सॉरी आकृति नहीं, आकृति भाई मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भाई फिर बढ़ने लगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भाई बच्चों फिर बढ़ने लगी। अब तुम देखो भाई बीच में एक थोड़ा सा गैप आ गया भाई बच्चों, खाली स्थान सा आ गया। जो खाली स्थान आ जाता है भाई बच्चों उसको बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं भाई बच्चों, नोड। जो खाली स्थान आ गया उसको क्या बोलते हैं भाई बच्चों, नोड बोल देंगे। क्या बोल देंगे, नोड। अगर आपसे कोई पूछने लगे कि नोड क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन या नाभिक व इलेक्ट्रॉनों के जो आकृतियों के बीच में खाली स्थान बच जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं भाई, नोड बोल देते हैं। चलो बाद में समझाऊंगा तो नोड क्या होगा। लेकिन अब तुम देखो भाई ये गोल गोल सा आया ये, तो एस की आकृति, जो एस उपकोष है उसकी आकृति इसी प्रकार की होती है भाई, गोले के आकार की होती है। किस प्रकार की है बच्चों, गोले के आकार की। जो एस उपकोष है उसकी आकृति भाई इसी प्रकार की होती है, गोले के आकार की। जिसको हम कैसे दर्शाते हैं भाई, इस प्रकार। ये गोला नाभिक होगा भाई इसके एक अंदर,
और इसके चारों ओर भाई इलेक्ट्रॉन भर गया भाई, इसके अंदर काला काला डार्क डार्क सा नजर आता है भाई। फिर कुछ खाली स्थान बच जाता है, फिर नजर आने लगता है। और जो खाली स्थान बच गया भाई बच्चों, ऐसा नहीं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, लेकिन 1-2% बस। और यहाँ पर 90% इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं भाई, यानी कि यहाँ पर ही सारे पाए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब प्रैक्टिकल कर कर देखा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए गए भाई बच्चों। तो ये आकृति कैसी है भाई, गोले आकार के गोले है, गोले के आकार की निकल कर आई भाई आकृति किसकी भाई बच्चों, एस उपकोष की। ठीक है भाई बच्चों। इसी प्रकार भाई जब पी उपकोष की स्टडी की गई भाई, इसके अंदर और देखेगा तो पी उपकोष को जब देखेगा भाई, तो पी उपकोष नाभिक के चारों ओर इस प्रकार भाई, जैसे नाभिक था भाई बच्चों, ये नाभिक था भाई बच्चों। एस उपकोष हमें नजर आ गए भाई बच्चों, ये एस उपकोष था भाई उसके अंदर। उसके बाद जब पी को देखेगा तो पी इस प्रकार था भाई बच्चों, इस प्रकार, मतलब इनकी डेंसिटी इस प्रकार पाई गई भाई, डेंसिटी इस प्रकार भाई बच्चों, इस प्रकार किसकी पाई गई भाई बच्चों, पी के। तो पी के आकार की क्या हम बोलते हैं, द्विडंबल बोलते हैं जिसको, द्विडंबल इस प्रकार। यहाँ पर मिली बस उनकी डेंसिटी, ये जो बच गया खाली स्थान बच गया, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाएगा भाई बच्चों। तो पी उपकोष की इस प्रकार की आकृति होती है भाई। इसी प्रकार भाई डी उपकोष की भाई इस प्रकार की आकृति होती है, मतलब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाएगा भाई बच्चों। ये होती है भाई बच्चों डी उपकोष की आकृति, डी उपकोष की आकृति। मैंने आपको बता भाई साई किसको रिप्रेजेंट करा, तरंग को निर्देश करता है। साई का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी होती है प्रायिकता पाई जाने की, कि पी के उपकोष की प्रायिकता यह है पाई जाने की, डी के उपकोष की प्रायिकता ये है भाई पाई जाने की। इस प्रकार भाई हमने यहां तक समझा भाई, सही हमारा भाई। और इसके बारे में डिटेल में समझ लेंगे भाई हम, और भी तो डिटेल में समझ सकते हैं भाई। ये तो भाई मैंने आपको बता भाई, बाद में जब स्टडी होती है तो इस प्रकार नाभिक के चारों ओर इनकी आकृति नजर आए भाई, एस की, पी की, डी की, इन कक्षकों की क्या नजर है भाई बच्चों में, आकृति नजर आई। तो हमने इनकी आकृति देखकर हमें बता दिया भाई ये तो पी उपकोष है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में है ये मैंने मान लिया भाई पी एक्स में, मतलब एक्स एक्स डायरेक्शन में। दूसरा हमें मिला भाई पी वाई में मिल गया, वो वाई डायरेक्शन में मिल गया। तीसरा हम पी जेड में मिल गया भाई। तीनों डायरेक्शन में हो सकते हैं, हमारे चारों डायरेक्शन में कितनी मानकर चलते, 3 मानकर चलते हैं निर्देशांक, 3 मानकर चलते हैं। तो भाई मैंने कहा पी एक्स में ये, वाई एक्स में, जेड एक्स में कुछ और मिल जाएगा। तो अलग अलग निर्देशांक में निकल कर आए, इसके निर्देशांक क्या होंगे वे समझेंगे भाई बच्चों। तो ठीक है भाई बच्चों। तो आपकी जो पी कक्षों की क्या आकृति होती है, कैसी होती है भाई बच्चों, गोलाकार। डी कक्षों की क्या आकृति, डंबल, ये डंबल से ही तो होता है भाई, डंबल से होती है। और डी कक्षों की द्विडंबल। और एफ की हम क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि एफ होता है भाई जटिल, और उनके में यहाँ स्टडी नहीं करनी होती भाई। ठीक है भाई बच्चों। तो इस प्रकार हम यहाँ तक समझते हैं भाई, आगे करेंगे भाई भी, और टेंशन लो। चलो फिर भाई बच्चों आगे समझो। तो यहां तक समझो भाई इनकी आकृति कैसे समझी जाती, कैसे नहीं भाई। अगर मैं आपको नोड समझाने की कोशिश करूं भाई, नोड क्या होगा भाई, देखो नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता जहां पर शून्य हो, यहां पर देखो कुछ नहीं है, लगभग में शून्य के बराबर ही हो, लगभग शून्य के बराबर, यहाँ पर कुछ तो नहीं है। तो नाभिक क्या होगा, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जहां पर प्रायिकता क्या हो, शून्य, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, नोड बोल देते हैं, नोड। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता क्या है बच्चों, शून्य है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, नोड बोल देते हैं। नोड भी अगर आपको डेफिनेशन लिख ली भाई लिख लो। और इसका भाई अगर मैं इसकी क्या दर्शाने की कोशिश करूं भाई तरंग का अगर आप दर्शाने की कोशिश करूं भाई, रेडियस में, नैनोमीटर में, त्रिज्या के उसमें लू भाई। अगर मैं, चलो इसको हटा दो भाई, पहले आप भाई नोड कर लो। नोड क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछने लगा नोड क्या होता है, तो नोड क्या होता है भाई, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता जहां पर शून्य हो भाई। नाभिक के चारों ओर जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता शून्य हो, उसे
नोड कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? नोड बोलते हैं। जैसे भाई आपका नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर भाई इलेक्ट्रॉन पाए गए। चलो भाई ये इलेक्ट्रॉन पाए गए भाई हमें, ये इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे भाई बच्चों में। लेकिन भाई कुछ खाली स्थान बच गया, फिर खाली स्थान के बाद भाई फिर इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे। तो जो एक खाली स्थान बचा बच्चों, इसको हम क्या बोलते थे? नोड बोलते थे। क्या बोलते थे प्यारे बच्चों? नोड। ये जो खाली स्थान बच गया उसको हम क्या बोलते थे प्यारे बच्चों? नोड बोलते थे। तो इस प्रकार हम नोड को भी समझ लेते हैं। अब देखो भाई बच्चों, इसमें एनसीईआरटी में आपको दे रखा है भाई ग्राफ बता रखा भाई, उसने आपको ग्राफ दिया भाई एस कक्षकों के लिए। भाई किसके लिए बच्चों? एस के लिए। भाई ये ग्राफ दे रखा साई और साई स्क्वायर का, वो भी किसमें भाई बच्चों? रेडियस के रेस्पेक्ट में। किसके बच्चों? रेडियस के। भाई त्रिज्या ही तो देखेंगे हम, कक्षकों की त्रिज्या तो देख, कितनी त्रिज्या का कितना का नहीं भाई, कहां तक है वो कहां तक नहीं। तो अगर भाई मैं इसका ग्राफ देखूं साई का, आर मतलब रेडियस के रेस्पेक्ट में, रेडियस को मानकर चलेंगे हम नैनोमीटर में। किसको मानो बच्चों? नैनोमीटर में। ये रेडियस आपकी नैनोमीटर में होगी भाई बच्चों। किस में होगी? नैनोमीटर में। ये तरंग फलन होंगे भाई 80 90 100 जो भी होंगे तरंगे होंगे, तरंगे। तो इसका भाई पहला ग्राफ आता है इस प्रकार भाई, एस का भाई 1s का भाई बच्चों। किसका बच्चों? 1s का। क्योंकि इसमें कोई भी नोड नहीं है भाई, इसमें एक भी नोड तो नहीं है भाई। 1s में तो एक भी नोड नहीं होता भाई। जैसे ये है बच्चों, ये नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, तो इसमें तो एक भी नोड नहीं है, मतलब कहीं भी खाली स्थान नहीं है। तो इसके सीधे चारों ओर पाए जा रहा है भाई इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कोई भी नोड नहीं है भाई। तो इसमें कोई भी नोड नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी बस ढला हुआ है भाई। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही भाई, रेडियस बढ़ती जा रही, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटती जा रही भाई। ये इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है भाई, ये नाभिक से दूरी बढ़ती जा रही, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की भी डेंसिटी कम होती जा रही है। देखो जैसे भाई आपका नाभिक है बच्चों, क्या प्यारे बच्चों? नाभिक। तो इस नाभिक के चारों ओर क्या भाई बच्चों? इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन है भाई बच्चों। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ती जा रही, तो इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी घटती जा रही। इलेक्ट्रॉन 1 2 मिल रहा भाई, मिल भी ना के बराबर 1 2। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटती जा रही भाई बच्चों। सही हमारा भाई। तो जब जैसे जैसे भाई ये तरंग है, तरंग मतलब तरंग दर्शा रही, रिप्रेजेंट कर रहे भाई, तरंग निर्देशांक रिप्रेजेंट कर रहे। जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जा रही, तो इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी क्या होती जा रही भाई? घटती जा रही। सही हमारा भाई। ये किसका था भाई? 1s का। तरंग के साथ में था भाई, तरंग के तरंग। अगर 2s का देखो भाई बच्चों में, 2s का भाई 2s में क्या भाई? जब ये दूरी बढ़ती जा रही तो कुछ खाली स्थान आ जाएगा, खाली स्थान आने के बाद में फिर इलेक्ट्रॉन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे भाई बच्चों। ये इलेक्ट्रॉन मिलने फिर स्टार्ट हो गए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने फिर स्टार्ट हो गए। तो अब तुम देखो भाई बच्चों, तरंग ये है, लेकिन किसके लिए? 2s के लिए। ये आपकी रेडियस ही है भाई नैनोमीटर में। तो जैसे जैसे आप भाई दूरी बढ़ती गई, तरंग घटती गई, लेकिन फिर बच्चों घटती जा रही, घटती बिल्कुल घट गई। फिर उसके बाद भाई बच्चों फिर हमें मिलना स्टार्ट हुआ भाई डेंसिटी मिलनी स्टार्ट हुई, तो फिर ऊपर उठ गया, फिर घटनी स्टार्ट हुई। तो इसी प्रकार आगे फिर बढ़ेंगे भाई 3 आ जा। अब इसमें बच्चों जितने ये ढलान आते हैं, ये इतने नोड आ जाते हैं भाई मैंने आपको बता समझो। देखो भाई बच्चों, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई, ये देखो भाई यहाँ पर, ये बच्चों आपका नाभिक है। नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन पाए गए भाई। कुछ दूरी बाद भाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी खत्म, फिर बढ़नी स्टार्ट। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी फिर बढ़नी स्टार्ट, फिर घटनी स्टार्ट, फिर बढ़नी स्टार्ट। अब तुम देखो कितने नोड आ गए भाई? ये एक नोड आया भाई, किसके बीच में? 2s के। क्योंकि भाई 1s के लिए आकृति कैसी भाई? नाभिक के चारों ओर बस। 2s के लिए नाभिक के चारों ओर ही थोड़ा गैप आने के बाद फिर तो पहला नोड आ गया 2s के बीच में। तो जो है ढलान आता है उसको हम नोड बोल देते हैं, जिसको हम इस प्रकार समझते हैं खाली स्थान के अनुसार। तो जो भी ढलान है क्या कहलाता है? नोड। अगर 3s का ग्राफ बनाना चाहो भाई, 3s के लिए, वही 3s के लिए भाई बच्चों, तो कितने नोड आ जाएंगे भाई? 2। ये भाई डेंसिटी घटती गई फिर बढ़नी स्टार्ट, फिर घटती गई फिर बढ़नी स्टार्ट। तो इस प्रकार हम बच्चे क्या समझ लेते हैं? ग्राफ समझ लेते हैं तरंग के साथ में। अगर भाई प्रोबेबिलिटी के साथ में समझाऊं मैं आपको ग्राफ, किसके साथ में भाई बच्चे? प्रोबेबिलिटी के साथ। प्रोबेबिलिटी के साथ में भी सेम होता है भाई, मतलब साई के स्क्वायर के साथ में भाई साई का स्क्वायर यही नैनोमीटर त्रिज्या में।
वही बिल्कुल सेम भाई, जो ही है बिल्कुल सेम। 2s का ले लू भाई तो वो भी बिल्कुल सेम, मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की डेंसिटी 3s का ले लू भाई वो भी बिल्कुल सेम भाई। तो इस प्रकार हम क्या समझ लेते हैं भाई, ग्राफ के द्वारा भी समझ लेते। जितने ढलान आ रहे हैं उतने क्या होते हैं नोड। इसका मतलब क्या भाई बच्चों, अगर भाई बच्चों आपका 1s है, कहीं एक भी ढलान है कि नहीं है, तो इसमें एक भी नोड नहीं है भाई। अगर आपका 2s है तो ढलान कितना भाई, एक। नोड कितने भाई इसमें बच्चों, एक ही है भाई बिल्कुल। इसमें ढलान कितने, 1 2। 3s के लिए नोड कितने भाई, 2 आए। मतलब अगर s कक्षों के लिए मैं नोड देखूं, s कक्षों को मैं नोड देखूं, खाली स्थान देखूं तो कितना आ रहा भाई, अगर 2 है तो 1 आ रहा, 3 है तो 1 आ रहा। तो अगर मैं ns के लिए देख लू, मतलब ns कक्षक के लिए देख लू, तो नोड कितने आएंगे भाई बच्चों, नोड एक कम कर दो बस, n-1 नोड आएंगे s कक्षक के लिए इतने नोड निकल कर आएंगे भाई बच्चों। नोड मैंने आपको बता दिया भाई, जो आपके खाली स्थान बच जाते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की प्रायिकता क्या होती है, शून्य होती है, उनको हम क्या बोलते हैं भाई, नोड बोल देते हैं भाई। ठीक है भाई बच्चों, सही हमारा भाई ये। तो ग्राफ द्वारा भाई हम समझते हैं, ये बस आपकी बुक में तो भाई इसी का ग्राफ दिखा रखा है, पी पाउलो का ग्राफ नहीं दिखा रखा, तो उसको नहीं दिखा रखा भाई, नहीं समझेंगे हम। ठीक है बच्चों, जैसे आपका भाई ये दिखा रखा, आपका एनसीईआरटी में दिखा रखा भाई 1s के लिए भाई इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की डेंसिटी फिर घटती गई घटती गई घटती गई, फिर इलेक्ट्रॉन घटती गई, डेंसिटी घटती गई। ये 2s के भाई जैसे घटी फिर बढ़नी स्टार्ट, देखो बीच में खाली स्थान आ गया था, नहीं आ गया था, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की डेंसिटी क्या हो गई थी, कम, फिर बढ़नी स्टार्ट होगी। ये आपको देखो थोड़ा सा 1s के लिए नजर आ रहा भाई डार्क पूरा, फिर थोड़ा गैप के बाद 2s के बाद, तो ग्राफ वो आकार भी बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे क्वांटम संख्या बढ़ती जा रही, s कक्षकों का आकार भी क्या होता है भाई, बढ़ता जाता है। सो हमारा मतलब n की वैल्यू 1 2 इस प्रकार बढ़ती जा रही, तो s कक्षकों का आकार भी बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार भाई बच्चों हम ग्राफ को भी समझ लेते हैं। तो कक्षक के इस प्रकार हम क्या समझ लेते हैं भाई, ग्राफ समझ लेते हैं भाई। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलो भाई बच्चों, अब देखो भाई मैं बात कर रहा था भाई आकार की, किसकी बात कर रहा था भाई, आकार की। मतलब जैसे क्वांटम संख्या बढ़ती जाती है उसी प्रकार भाई आकार बढ़ता जाता है भाई। अगर क्वांटम संख्या 1s है भाई, 2s है, 3s है, 4s है, 5s है, तो आकार क्या हो जाता है भाई, बढ़ता जाएगा। आकार या आकृति क्या होती है भाई बच्चों, बढ़ती जाएगी आकृति। आकृति s कक्षों के लिए क्या होती है भाई, बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। ठीक है भाई बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो इस प्रकार क्या होती जा रही है भाई आपकी, मतलब आपकी नहीं भाई, s कक्षों की क्या आकृति बढ़ती जा रही भाई। समझ में आ रहा भाई। तो s कक्षक की आकृति क्या भाई, s उपकोष की, उपकोष की आकृति कैसी हो भाई बच्चों, गोलेकार, गोलेकार, मतलब ऐसी भाई, इस प्रकार गोले जैसी पाई जा भाई। ठीक है बच्चों। और अगर मैं भाई बात करूं इसी प्रकार पी उपकोष की भाई, पी उपकोष की आकृति, पी उपकोष की आकृति कहते हैं भाई डंबलाकार, डंबल, इस प्रकार भाई। और इसी प्रकार भाई डी उपकोष की आकृति रिप्रेजेंट करूं, डी उपकोष की, तो डी उपकोष की कैसी होती है भाई बच्चों, द्विडंबल, कैसे होता है भाई बच्चों, द्विडंबल होती जाती है। कैसे हो जाता है भाई, द्विडंबल, इस प्रकार भाई बच्चों। तो इस प्रकार आप एस की, पी की और डी की समय, एफ की क्यों समझते, क्योंकि भाई यहाँ पर जटिल होती है, ज्यादा जटिल हो तो समझना उनको हार्ड होता है, इसलिए हम यहाँ पर उनको नहीं पढ़ेंगे भाई। ठीक है बच्चों। और आप सभी को पता भाई एस के अंदर एक कक्षा होती है, एस के अंदर एक कक्षा होती है, और एल के लिए एस का मान, एस के लिए एल का मान कितना होता है, 0 होता है भाई। एस के लिए एल का मान 0 होता है, इसलिए यहां पर हम क्या लिख देते, 0। मतलब ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, किसी भी दिशा में हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि इसकी कोई भी दिशा निर्धारित नहीं है। दिशाहीन, दिशाहीन मतलब ये नहीं कि भाई इसकी दिशा यही जरूरी है, एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स, कोई सी भी दिशा में हो सके आपका एस उपकोष। इसलिए बस 0 का रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा कि किसी भी दिशा में हो सकते हैं, किसी भी।
सो हमारा भाई भाई मैंने आपको बताया था एस के लिए एस के लिए एल का मान कितना होता है 0 होता है। इसी प्रकार भाई बच्चों पी में कितनी कक्षा होती है भाई, पी में होती है 3, कितनी होती है भाई बच्चों, पी में 3 होती है। और आपका एल मतलब पी के लिए एल का मान कितना होता है भाई बच्चों, 1 होता है। कितना होता है बच्चों, 1। अगर मैं एम भाई यहाँ पर एम का मान निकालूंगा तो वो भी 0 आएगा, और यहाँ पर निकालूंगा तो माइनस एल वो -1 0 1। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, -1 0 1, ये रिप्रेजेंट कर रहा है दिशा को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई बच्चों, एम का एल का मान, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिशा को। तो किसको बता रहे हैं बच्चे, दिशा को बता रहे हैं, दिशा को। मतलब जो आपके पी कक्षक होगा उसकी आकृति तो ऐसी होगी भाई, ये जो पी कक्षक है इनकी आकृति है, एक्स अक्ष में तो भाई -1, वाई एक्स में भाई मैंने मान लिया 0, और मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई बच्चों, और कुछ नहीं है भाई कि इसमें तो कुछ तुम्हें खास नजर आ रहा नहीं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों। और सब +1, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं दिशा को। मैंने मान लिया भाई एक्स अक्ष में -1 दिशा मान ली मैंने, मतलब माइनस जहां भी माइनस वैल्यू पाई जाएगी वहां पर एक्स अक्ष में होगा, 0 पाई जाएगी वहां पर वाई एक्स होगा, प्लस पाई जाएगा वहां पर जेड एक्स होगा। मान लिया रिप्रेजेंट करने के लिए भाई ये कक्षकों की आकृति है भाई, जो उनके अंदर कक्षक पाए जाए पी उपकोष, इनके अंदर जो आकृति है इनकी आकृति भाई इस प्रकार उस प्रकार ये, ठीक है भाई, सही माना तो। और जो डी कक्षकों के लिए भाई 5 होती है भाई, डी के लिए एल का मान कितना होता है भाई, डी के लिए 2, तो और एम का मान कितना हो जाएगा भाई बच्चों, -1 -2 -1 0 +1 +2, मतलब 0 +1 +2 -1 -2। ये दिशा को रिप्रेजेंट करता है भाई, दिशा को बस किस प्रकार ये दिशा होगी, ये भी दिशा होगी, ये भी दिशा होगी, ये भी दिशा होगी, ये भी दिशा होगी। यहां तक बताओ भाई, सबकी समझ में आना नहीं आ रहा भाई, क्लियर हो रहा भाई यहां तक, तो उतारो भाई इसको पहले। अब भाई मैं आकृति करा देता हूं भाई आपको, आकृति सही वाला भाई, उतारो इसको 1 मिनट। अब आपको करा देता भाई मैं आकृति, एक्स कक्षक क्या कैसे बनेगा, पी कक्षक कैसे बनेगा, डी कक्षक कैसे बनेगा भाई। आकृति तो हो गई भाई, वैसा कोई दिक्कत नहीं, समझ लिया हमने अच्छे से। लेकिन और डिटेल में बता दो भाई, जो आपके 1 आ रहा 2 आ रहा है डायरेक्शन के लिए भाई। अब देखो भाई, जो एस कक्षक की आकृति मैंने आपको बता दी भाई, एस कक्षक भाई, एस उपकोष में कक्षक होगी, उसकी आकृति कैसे होती है भाई, गोलाकार। पी की भाई, पी कक्षक के लिए भाई आकृति कैसी होती है बच्चों, डम्बलाकार। अब भाई पी में भी तो 3 कक्षाएं होती है, कितनी कक्षा होती है भाई, पी में 3, पी एक्स भाई, पी एक्स डायरेक्शन में होगा, पी वाई डायरेक्शन में होगा, पी जेड डायरेक्शन में होगा। तो पी एक्स भाई मैंने मान लिया भाई, पी एक्स में भाई इस प्रकार होगा, एक्स अक्ष ये मान लिया भाई मैंने, पी एक्स की आकृति हो जाएगी अगर एक्स अक्ष में भाई, वाई एक्स में भाई इस प्रकार हो जाएगी, और जेड एक्स में भाई तो इस प्रकार हो जाएगी, जेड एक्स के लिए मान लिया भाई बच्चों, पी जेड के लिए सही हमारा। तो इस प्रकार हमने आकृति रिप्रेजेंट कर दिया। और भाई आपको लिए डी कक्षक के लिए आकृति भाई, डी में क्या होता है भाई बच्चों, डी में होता है 5 कक्षक होते हैं भाई, कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 5, 1 2 3 4 5 होते हैं। मतलब इसके लिए क्या होता है 0 +1 +2 -1 -2, इसके लिए -1 0 +1, इस प्रकार होती है भाई। और जो बच्चों इनकी आकृति होती है भाई, ये आकृति एक होते हैं भाई बच्चों, इसकी आकृति होती है DXY, मतलब जो आकृति और द्विडंबलाकार होती है भाई इसकी आकृति भाई, द्विडंबलाकार होती है भाई इसकी आकृति, ऐसी इस प्रकार होती है भाई बच्चों। तो जो ये आकृति है XY में पाई जा रहा है, डी कक्षक XY में पाई जा रहा। दूसरा भाई DXZ में पाया जा रहा, मतलब यही दूसरे वाला होगा भाई XZ में, मतलब XZ में डायरेक्शन है उसकी भाई। फिर DYZ में, फिर एक है भाई DX² -Y² में, और एक है भाई DZ² में। तो इनकी सभी की आकृति देखेंगे भाई कैसी कैसी बनेगी।
ठीक है भाई बच्चों। तो अब देखो भाई बच्चों, इसको पहले यहां तक उतारो भाई इन दोनों को, फिर मैं इसको अलग से समझा देता हूं आपको। जय भीम भाई। तो भाई ने क्या करते देखो समझो, कि डी कक्षक की आकृति समझो भाई। भाई मैंने आपको बता डी कक्षक की आकृति कैसी होगी। भाई डी कक्षक में कितनी कक्षक होती है? 5, 1 2 3 4 5 होगी भाई। इसके लिए -2 -1 0 +1 +2 ये हो जाएगा भाई। उसके बाद में मैंने आपको बता भाई डी हो गया dxy, मतलब आपकी जो डी कक्षक है उसकी डायरेक्शन किस में होगी? एक्स में भी होगी और वाई में भी होगी। इसी प्रकार भाई बच्चों ये डी वाई जेड मान लिया भाई बच्चों, डी वाई जेड, इसकी डायरेक्शन भाई बच्चों वाई में भी होगी जेड में भी होगी। और ये क्या मान लिया भाई डी जेड एक्स, मतलब जेड में होगी डायरेक्शन और एक्स में होगी। और ये क्या मान लिया भाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या मान लिया बच्चों डी जेड स्क्वायर, ये डायरेक्शन मान ली भाई बच्चों। अब देखो भाई बच्चों इनकी आकृति कैसे बनेगी भाई। मैंने बताया भाई जो डी कक्षक होते हैं द्विडंबलाकार होते हैं भाई। तो एक्स एक्स में पाई जा रहा, वाई एक्स में, वाई जेड में पाई जा रहा, मतलब वाई जेड में डायरेक्शन दोनों में भाई, जेड एक्स में भाई। तो देखो भाई सबसे पहले देखूंगा मैं डी एक्स बनेगी भाई। ये मैंने क्या मान लिया भाई एक्स वाई। अब देखो भाई बच्चों मैंने इसको मान लिया भाई जेड डायरेक्शन है और इसको भाई रिप्रेजेंट कर दिया एक्स डायरेक्शन है और इसको रिप्रेजेंट कर दिया बच्चों वाई डायरेक्शन है। उसने क्या बोला भाई, आपको बोला डी एक्स वाई में पाया जा रहा है, मतलब एक्स एक्स में पाया जा रहा और वाई एक्स में। कक्षक की आकृति भाई किस में बच्चों? एक्स एक्स में, इस प्रकार भाई बच्चों। और आपकी किस में बोली भाई बच्चों? वाई एक्स में। तो इस प्रकार होगी भाई बच्चों, इस प्रकार भाई समझो इसको भाई। एक मिनट, अगर मैं इसको इस प्रकार समझाऊं भाई, ऐसे भी ले सकते हैं। मतलब उसने बोला है कि इनकी आकृति एक्स और वाई में पाई जा रही है। एक्स मतलब एक्स एक्स डायरेक्शन में और वाई वाई डायरेक्शन में, इस प्रकार भाई बच्चों। अब देखो भाई बच्चों, भाई वाई में तो कुछ है नहीं, इनकी डायरेक्शन एक्स एक्स में डायरेक्शन मान ली भाई ये रही, और इस प्रकार भाई बच्चों वाई डायरेक्शन मान ली ये रही वाई में। मतलब अगर मैं आपको भाई वाई मैंने कैसे माना ऐसे, तो इसकी वाई डायरेक्शन भाई इस प्रकार है। एक्स कैसे माना भाई ऐसे, तो एक्स में भाई इस प्रकार है। जेड में तो है नहीं भाई कुछ, इस प्रकार तो है ही नहीं है, तो इसने जेड में हमने इसको रिप्रेजेंट नहीं किया भाई। सही मारा भाई। तो अब भाई इसी प्रकार में आपको अगर समझाने की कोशिश करो भाई डी वाई जेड, ये मैंने मान लिया भाई ये जेड ही मान लो भाई, चलो जेड ही मान लो भाई। इस प्रकार भाई मैंने मान लिया वाई है और इस प्रकार क्या मान लिया भाई एक्स है। तो उसने क्या बोला भाई, सॉरी जेड है भाई, वाई जेड में भाई। किस में भाई बच्चों? वाई में। तो वाई तो डायरेक्शन ये रही भाई, वाई डायरेक्शन इस प्रकार है। जेड किस प्रकार है भाई बच्चों? इस प्रकार है भाई, ये इस प्रकार है भाई ऊपर की ओर। जेड वाली डायरेक्शन हमने ऊपर की ओर ले ली भाई, तो इस प्रकार रिप्रेजेंट कर दिया बस। और क्या था भाई इसमें भाई, जेड वाली डायरेक्शन ऊपर की ओर ही, तो इस प्रकार रिप्रेजेंट कर दिया भाई हमने। और वाई वाली डायरेक्शन इस प्रकार है, तो इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट कर दिया। सेम साइज, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, बस थोड़ा अगर हम इसको सही से बनाओ, मतलब वाई एक्स एक्स पर लेटा होगा भाई, ये जो आप ये पत्ती सी है भाई एक्स एक्स पे होगी लेटी हुई, ये वाई एक्स पे, तो जेड एक्स पे यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर जेड एक्स पर लेटी हुई भाई। ये थोड़ा डिफरेंस है बस, और कुछ डिफरेंस नहीं है भाई, कि इससे अलग कोई डिफरेंस इसमें ज्यादा है। ठीक है भाई। तो इसी प्रकार अगर मैं वाई जेड की बन गई भाई हमारी, इसी प्रकार भाई जेड एक्स की बनाऊंगा अगर मैं, या एक्स जेड की बात है, इसकी भी सेम है भाई। हटा दो भाई तो इसको, चलो भाई देखो आगे देखो। तो भाई मैंने इसमें रिप्रेजेंट कर दिया भाई जेड, और इसमें भाई बच्चों एक्स, और इसमें क्या रिप्रेजेंट कर दिया बच्चों? वाई।
ठीक है बच्चों, तो अब इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं जेड एक्स को भाई। किसको बच्चों? जेड एक्स को, डी जेड एक्स को। मतलब इसकी डायरेक्शन भाई एक्स एक्स में है, ये एक्स एक्स में ले लो भाई। और दूसरी क्या है बच्चों? जेड जेड में भाई। जेड वाली मतलब इस प्रकार होगी भाई बच्चों, ये जेड के ऊपर, तो इस प्रकार रिप्रेजेंट कर देंगे भाई बच्चों हम इसको। समझ में आ रहा भाई? तो इसी प्रकार भाई बच्चों ये आगे भी दे रखी भाई इसने और भी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका मतलब क्या है भाई बच्चों? इसका मतलब है बच्चों, एक मिनट रुको भाई, इसको मैंने क्या मान लिया भाई बच्चों? जेड मान लिया, इसको वाई और इसको एक्स। मतलब आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई का मतलब एक्स स्क्वायर एक्स एक्स के ऊपर ही है भाई, वाई एक्स के ऊपर ही है भाई, ये इस प्रकार भाई। कुछ नहीं आया बच्चों, कुछ भी। सही मारा भाई? मतलब अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के ऊपर वाई स्क्वायर के ऊपर भाई। इस प्रकार हम आकृति को रिप्रेजेंट कर देते हैं भाई। इसी प्रकार भाई जेड वाले की आकृति देख लो। जो आपका जेड वाला होता है, डी जेड स्क्वायर होता है, उसकी आकृति भाई। तो भाई जेड है तो इसकी आकृति इस प्रकार होती है, और बीच में आता है भाई घेरा सा, ये इस प्रकार होते हैं भाई बच्चों, ये वाई और ये जेड एक्स। तो इस प्रकार भाई इनकी आकृति बन जाती है। कल को देखेंगे भाई कक्षकों की ऊर्जाएं, कक्षकों की ऊर्जा, कक्षक बढ़ रही तो ऊर्जा बढ़ रही घट रही, तो कल को भाई इसको समझ लेंगे। यहाँ तक आप अच्छे से इसको समझ लेना भाई। ठीक है भाई बच्चों? तो इस प्रकार आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखी, तो इन कक्षकों का आकार वाकार सब बना लेना भाई। ठीक है भाई बच्चों? तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में।